हेलो नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एलडीसी और सीटी एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ ही में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये जो वीडियो है हमें दोबारा से अपलोड करनी पड़ रही है क्योंकि जो ऑनलाइन था ना वहाँ पर कुछ ग्लिच आ रहा था, इसलिए हम ऑफलाइन इसको अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के बाद राजपूताना की कितनी रियासतों भारतीय संघ में शामिल किए गए थे। पूछा है कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद राजपूताना की कितनी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 19 रियासतें व 3 ठिकानों को इसमें शामिल किया गया था। कितना? 19 रियासतें और 3 ठिकानों को इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकरण के समय किस रियासत का शासक पाकिस्तान में मिलना चाहता था। तो पूछा है कि एकीकरण के समय कौन सी रियासत थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जोधपुर। जोधपुर के महाराजा थे जो हनुमंत सिंह, वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन सी थी। तो पूछा है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन सी थी। तो कौन सी थी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बीकानेर थी। बीकानेर ने कब किया था? बीकानेर ने 7 अगस्त, कब किया था? 7 अगस्त को बीकानेर ने 7 अगस्त 1947 में बीकानेर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, जो सबसे पहली हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी। और अगर आपसे पूछे कि सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किया था, तो धौलपुर के उदयभान सिंह ने सबसे अंत में हस्ताक्षर किया था 14 अगस्त 1947 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी। तो पूछा है कि एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, टोंक एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि एकीकरण के समय जाट रियासतें कौन कौन सी थी, तो भरतपुर और धौलपुर जाट रियासतें थी। यादव रियासतें कौन सी थी, तो करौली और जैसलमेर यादव रियासतें थी। और राठौड़ रियासत थी जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासत संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो पूछा है कि रियासत संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए जो रियासती विभाग है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 5 जुलाई 1947 में रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। तो रियासती विभाग के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। रियासती विभाग की कुछ शर्तें थी। क्या शर्तें थी? कि वही जो अपना राज्य है वही अपने आप को स्वतंत्र रख पाएगा, जिनकी वार्षिक आय या तो 1 करोड़ हो या फिर जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। और अगर आपसे पूछे कि रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके रियासती विभाग के अध्यक्ष थे। और सचिव कौन थे? सचिव थे वीपी मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पिछड़ी रियासत कहा जाता है जिसने उत्तराधिकारी शुल्क नहीं दिया था। तो उत्तराधिकारी शुल्क किसने नहीं दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जैसलमेर। जैसलमेर रियासत ने उत्तराधिकारी शुल्क नहीं दिया था और इसने मराठों को भी कर नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाली पहली रियासत कौन सी थी। तो पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने वाली रियासत कौन कौन सी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, जैसलमेर और जयपुर रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ, आप सभी को पता है। कि पूछा है कि इसमें कुल कितना समय लगा था। तो राजस्थान का एकीकरण जो 7 चरणों में हुआ था, इसमें कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन था एकीकरण के समय? अजमेर मेरवाड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ एकीकरण के 4 चरण दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको डेट दे रखी है। तो वर्तमान राजस्थान यानी एकीकरण का 7वां चरण 1 नवंबर 1956 में इसका उद्घाटन हुआ था, बिल्कुल सही है। पूर्वी राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण 25 मार्च 1948 में उद्घाटन हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। मत्स्य संघ की बात करें तो 18 मार्च 1948
यहाँ पर 18 अप्रैल दे रखा है, तो ये गलत है क्योंकि मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 में हुआ था। संयुक्त राजस्थान यानी एकीकरण का तीसरा चरण, इसका उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 में हुआ था। ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? मत्स्य संघ, क्योंकि मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 में। और अगर आपसे पूछे कि वृहत राजस्थान यानी एकीकरण का चौथा चरण का उद्घाटन हुआ था 30 मार्च 1949, संयुक्त वृहत राजस्थान एकीकरण के 5वें चरण का उद्घाटन 15 मई 1949 और राजस्थान संघ यानी छठा चरण जिसका उद्घाटन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू दिलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का राजस्थान संघ में विलय कब किया गया? तो आबू दिलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का राजस्थान में क्या छठे चरण में विलय किया गया था? तो छठे चरण की डेट कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 26 जनवरी 1950, इसमें सिरोही का विलय एकीकरण के छठे चरण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ तो आपको राजा दे रखे हैं और दूसरी तरफ दे रखा है कि ये कौन सा संघ बनाना चाहते थे। तो मान सिंह द्वितीय ये ढूंढाड़ संघ बनाना चाहते थे, ये बिल्कुल सही है। कोटा की भीम सिंह हड़ौती संघ बनाना चाहते थे, ये भी बिल्कुल सही है। और जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह मारवाड़ संघ बनाना चाहते थे, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह थे वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह थे वो वागड़ संघ बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रियासत शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहती थी? तो पूछा है कि कौन सी रियासत थी जिसने शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको एकीकरण के 4 चरण दे रखे हैं और दूसरी तरफ दे रखा है कि इनका उद्घाटनकर्ता कौन है। तो मत्स्य संघ का उद्घाटनकर्ता गौडगिल साहब है, बिल्कुल सही है। और पूर्वी राजस्थान का दूसरे चरण का उद्घाटन गौडगिल साहब है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये बिल्कुल गलत है। और वृहत राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान के निर्माण के समय राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो पूछा है कि वर्तमान राजस्थान के निर्माण के समय राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट उदयभान सिंह। कौन थे? उदयभान सिंह राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एक तरफ तो आपको क्या दे रखा है कि 4 चरण दे रखे हैं और दूसरी तरफ यहाँ के प्रधानमंत्री दे रखे हैं, मुख्यमंत्री दे रखे हैं। तो मत्स्य संघ की बात करें तो मत्स्य संघ के समय कौन से थे? शोभालाल कुमावत थे, ये बिल्कुल सही है। पूर्वी राजस्थान के गोकुलाल असावा थे, ये भी बिल्कुल सही है। संयुक्त राजस्थान के कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन वृहद राजस्थान गलत है क्योंकि वृहद राजस्थान के जो मुख्यमंत्री वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कब किया? तो पूछा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन है वो कब किया था? संयुक्त राजस्थान यानी एकीकरण का तीसरा चरण, तो तीसरे चरण का उद्घाटन कब किया गया था? तो 25/18/25 यानी कब किया गया था? 25 अप्रैल 18 यानी 18 अप्रैल 1948 ईस्वी में किया गया था। ये गलत है। कब किया गया था? 18 अप्रैल 1948 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है, तो पूछा है कि सही सुमेलित कौन सा है? तो कृषि विभाग भरतपुर के पास था, ये बिल्कुल सही है। वन विभाग बीकानेर के पास नहीं था, वन विभाग कोटा के पास था। खनन विभाग उदयपुर के पास था और न्याय विभाग था वो जोधपुर के पास था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कृषि विभाग भरतपुर के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी किसके आधार पर बनाया गया था? तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि जयपुर को राजधानी किसके आधार पर बनाया गया था? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। और किसके आधार पर? ये जलापूर्ति के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है 30 मार्च 1949 में वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? वृहत राजस्थान यानी एकीकरण का चौथा चरण में राज प्रमुख कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सवाई मान सिंह थे, सवाई मान सिंह द्वितीय थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहत्तर राजस्थान, यानी एकीकरण का 5वें चरण की बात कर रहा है। ये बृहत्तर राजस्थान में शामिल होने वाली किस रियासत का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा था? आपको पता है कि मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान में जब मिला दिया गया था तो बृहत्तर संघ बना था। तो पूछा है कि जब मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान में मिलाया गया तो बृहत्तर संघ बना, तो उसमें किस रियासत का क्षेत्रफल सबसे बड़ा था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बूंदी का सबसे बड़ा था। ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और साथ ही में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर के विलीनीकरण के समय अजमेर के निर्वाचित नेता कौन थे? तो पूछा है कि अजमेर का जब विलीनीकरण हुआ तो अजमेर के निर्वाचित नेता कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है निम्नलिखित में से किन रियासतों को तोप सलामी का अधिकार नहीं था? तोप सलामी का अधिकार किन को नहीं था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शाहपुरा और किशनगढ़ को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उन्होंने अजमेर मेरवाड़ा में शामिल होने से मना कर दिया था, इसलिए इनको तोप अधिकारी का जो अधिकार था वो भी इनसे छीन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एकीकरण के 7वें चरण से संबंधित है? तो एकीकरण के लास्ट चरण से कौन सा संबंधित है? तो पहला दिया गया है कि मंदसौर एमपी के सुनील टप्पा को राजस्थान में विलय कर दिया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। मंदसौर एमपी का जिला था, सुनील टप्पा को राजस्थान में विलय कर दिया गया। और झालावाड़ के सिरोंज क्षेत्र को एमपी में मिला दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि राजप्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद लाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा चरण है 9वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया गया। राज्यपाल का पद जरूर इसमें समाप्त किया गया था, लेकिन 9वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं, 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यपाल का पद समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान में कब शामिल किया गया? तो पूछा है कि मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान में कब शामिल किया गया? तो अभी पढ़कर आए हैं मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान में 5वें चरण में शामिल किया गया था। तो 5वें चरण की डेट पूछी है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 15 मई 1949 5वें चरण की एग्जैक्ट डेट थी। नेक्स्ट पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो मत्स्य संघ की बात करें तो मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। पूर्वी राजस्थान की राजधानी कोटा को बनाई गई थी, बिल्कुल सही है। संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर थी, बिल्कुल सही है। लेकिन बृहत राजस्थान की राजधानी जोधपुर को नहीं बनाया गया था, जयपुर को राजधानी बनाई गई थी। 30 मार्च 1949 का वो समय था जब जयपुर को पहली बार राजधानी बनाया गया और पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। जलापूर्ति के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत में मेवाड़ का स्थान क्या होगा? ये मेरे पूर्वज तय कर चुके हैं। अगर मैं गद्दारी करता हूँ तो मुझे हैदराबाद जैसी रियासत मिलती है, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये महाराणा भोपाल सिंह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आबू दिलवाड़ा को राजस्थान की कौन से चरण में शामिल किया गया था? तो आबू दिलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान के 7वें चरण में शामिल किया गया था और 7वें चरण की डेट थी 1 नवंबर 1956। कौन सी थी? 1 नवंबर 1956 में थी, जब राजप्रमुख का पद भी समाप्त कर दिया गया था और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राज्यपाल का पद आया था। अभी हम कला संस्कृति के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो कला संस्कृति का फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रतापगढ़ की कौन सी कला प्रसिद्ध है जिसमें कांच में सोने का बारीक काम किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेवा कला के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो पूछा है कि थेवा कला के प्रवर्तक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नाथूजी सोनी को थेवा कला के प्रवर्तक कहा जाता है। थेवा कला की बात करें, अगर आपसे पूछे कि थेवा कला प्रतापगढ़ के शासक सावंत सिंह के समय में शुरू हुई थी, किसके समय में? प्रतापगढ़ के शासक सावंत सिंह के समय में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है?
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और अगर आपसे पूछे कि अजरक प्रिंट में कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है, तो अजरक प्रिंट में लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। किस रंग का? लाल और नीले रंग का अजरक प्रिंट में प्रयोग किया जाता है। ज्योमितीय कृति की होती है ये अजरक प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ब्लैक पोट्री कोटा की फेमस है, ये बिल्कुल सही है। कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है। सुनहरी पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुनहरी पोट्री बीकानेर की फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के काल को बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनूप सिंह। अनूप सिंह के काल को बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू पोट्री किस स्थान का पारंपरिक शिल्प है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जयपुर। और ब्लू पोट्री की बात करें तो इसे कामचीनी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू पोट्री को मान सिंह प्रथम लाहौर से लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? मान सिंह प्रथम ब्लू पोट्री को लाहौर से लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय को ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय के काल को ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल कहा जाता है। लेकिन वहीं पर आपसे पूछे कि कौन लेकर आया था, ये लाहौर से मान सिंह प्रथम लेकर आए थे ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल है राम सिंह द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट की खाल पर चित्रकारी क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उस्ता कला। ऊंट की खाल पर चित्रकारी उस्ता कला कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नमदे बाड़मेर के फेमस नहीं है, क्योंकि नमदे कहाँ की फेमस है? नमदे टोंक के फेमस है। नमदे कहाँ की फेमस है? नमदे टोंक के फेमस है, बाड़मेर के नहीं है। ब्लू पोट्री जयपुर की फेमस है, बिल्कुल सही है। स्प्रे प्रिंटिंग और चुआ चंदन की साड़ियाँ नाथ द्वारा की फेमस है, ये भी बिल्कुल सही है। कोटा डोरिया साड़ी कोटा की फेमस है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? तो पूछा है कि मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है वो किस कला से है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कावड़ कला। कावड़ कला से संबंध है मांगीलाल मिस्त्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंपा लंपी किरण बाकड़ी चंपाकली मुकेश, ये किसके प्रकार है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये गोटा जरी के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कला और संबंधित सामग्री को सुमेलित कीजिए। तो पान्ने, पान्ने किस पर बनाए जाते हैं? ये पेपर पर बनाए जाते हैं। फड़ कपड़े पर तैयार की जाती है। मांडना की बात करें तो ये रंग से इनका संबंध है, और कावड़ है वो लकड़ी से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फड़ कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोंतली देवी। फड़ कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान गोंतली देवी ने दिलाई थी। अगर आपसे पूछे कि फड़ कला का जनक किसे कहा जाता है, तो श्रीलाल जोशी फड़ कला के प्रमुख कलाकार हैं, और पार्वती जोशी महिला कलाकार है फड़ कला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली में मूलतः किसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अरडू। कठपुतली में अरडू की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, और नट जाति द्वारा कठपुतली का काम किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काष्ठ कला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रभात जी सुथार को काष्ठ कला का जन्मदाता कहा जाता है। गणगौर, कावड़ और बेवान कहाँ की फेमस है? अगर आपसे पूछे कि गणगौर, कावड़ और बेवान कहाँ की फेमस है, तो ये तीनों बस्सी चित्तौड़ की फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? जरी का कार्य जयपुर का, ये बिल्कुल सही है। मिट्टी से बनी हुई महलनुमा आकृति व्हील कहलाती है, ये भी बिल्कुल सही है। गोबर से बनी हुई कलाकृति मीनाकारी नहीं कहलाती, क्या कहलाती है? सांची कहलाती है। और कपड़ों का चित्रांकन फड़ कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी पोंचा कब पहना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पुत्री जन्म पर। पुत्री जन्म पर गुलाबी पोंचा पहना जाता है। पुत्र जन्म पर पीला पोंचा पहना जाता है, और हड़ौती और विधवा महिलाएं हैं वो चीड़ का पोंचा पहनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है यहाँ पर। मोटड़ा जयपुर का फेमस है। लहरिया की बात करें तो लहरिया कहाँ का, मोटड़ा कहाँ का फेमस है? मोटड़ा जोधपुर का फेमस है। मोटड़ा जोधपुर का फेमस है। लहरिया जयपुर का फेमस है। बंदेज जोधपुर का फेमस है। कोटा डोरिया कोटा का फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदेज कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? तो पूछा है कि बंदेज कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, तेब जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदेज कला मुल्तान से मारवाड़ आई थी। यह चढ़वा जाति और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बंदेज कला है वो कहाँ से आई थी, मुल्तान से आई थी मारवाड़ में। और चढ़वा जाति के मुसलमानों द्वारा बंदेज कला का कार्य किया जाता है। बंदेज कला का उल्लेख है वो बाण भट्ट के हस्तचरित्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफतगिरी बगरू सांगानेरी प्रिंट कहाँ की फेमस है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जयपुर की फेमस है। तो जयपुर की फेमस है कोफतगिरी बगरू सांगानेरी प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक से निर्मित पानी की बोतल जिसमें गर्मियों में पानी ठंडा रहता है को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इनसे बादला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभूषण में रंग भरना क्या कहलाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, आभूषण में रंग भरना क्या कहलाता है, आभूषण में रंग करना मीनाकारी कहलाता है। क्या कहलाता है, मीनाकारी कहलाता है। और माथेरन कला कहाँ की फेमस है, ये बीकानेर की फेमस है। और अगर आपसे पूछे कि मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, सरदार कुदरत सिंह मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार हैं। अब हम भूगोल के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भिवाड़ी, भिवाड़ी को राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बावड़ियों का शहर काशी औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थल फैला हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 61.11% भाग है उसमें मरुस्थल फैला हुआ है। और 61.11% भाग पर 40% यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक बालू का सपूत कहाँ पर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जैसलमेर में सर्वाधिक बालू का सपूत पाए जाते हैं। वहीं पर आपसे पूछे कि सभी प्रकार के बालू का सपूत कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जोधपुर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मरुस्थल लगभग कितने संभाग में फैला हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, मरुस्थल में जो आपका मरुस्थल है वो कितने संभागों में फैला हुआ है, 4 संभागों में फैला हुआ है। तो कौन कौन से संभाग के कितने जिले आते हैं वो हम देखते हैं। जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग के 2 ही जिले आते हैं, सीकर और झुंझुनू। अजमेर संभाग के 3 जिले आते हैं, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर और नागौर। बीकानेर संभाग के 4 जिले आते हैं, जोधपुर, बीकानेर संभाग के 4 जिले आते हैं। और जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर संभाग के 7 जिले आते हैं। जोधपुर संभाग में टोटल 8 जिले हैं, सिरोही इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार मरुस्थल और पूर्वी मैदान किसका भाग है। तो पूछा है कि थार मरुस्थल और पूर्वी मैदान है वो किसका भाग है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये तेतीस सागर का भाग है। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि हड़ौती प्रदेश और अरावली किसका भाग है, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार मरुस्थल में लाठी सीरीज क्या है। तो पूछा है कि लाठी सीरीज क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये भूमिगत जल पट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुब्बड़ पट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नागौर और अजमेर में कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है, यानी शेखावटी क्षेत्र ऊपर वाला भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बरखान वाला सही सुमेलित नहीं है क्योंकि ये तेल के कुएं नहीं होते, ये क्या होते हैं, रेत के टिल्ले होते हैं। लाठी सीरीज भूगर्भिक जल पट्टी को कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। इनसेलबर्ग आबू पर्वत खंड को इनसेलबर्ग कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। पलाया शुष्क झीलों को पलाया कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छप्पन का मैदान कहाँ पर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छप्पन का मैदान कहाँ पर है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में छप्पन का मैदान है। और छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में है, सिवाना से लेकर मोकलसर तक छप्पन की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो 1722 या 1727 किलोमीटर कह सकते हैं ऑप्शन में दिए गए अनुसार। अरावली की दूसरी ऊंची चोटी शेर है जिसकी औसत ऊंचाई 1597 मीटर है, ये भी बिल्कुल सही है।
और अरावली 33 सागर का भाग है। अभी हम पढ़कर आए हैं अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। लेकिन मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग है वो 33 सागर का अवशेष है। अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है, तो ये गलत है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में है, बिल्कुल अरावली का अधिकांश विस्तार राजस्थान में है। नेक्स्ट पूछा है कि राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई कितनी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 550 किलोमीटर अरावली की राजस्थान में कुल लंबाई है। और अगर आपसे पूछे कि अरावली की भारत में कुल लंबाई कितनी है, ओवरऑल कुल लंबाई कितनी है, तो 692 किलोमीटर है। अरावली की बात करें तो भारत में इसका विस्तार पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स दिल्ली तक है, और राजस्थान में इसका विस्तार खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर खेतड़ी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जो 1055 है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़। कौन सी है, रघुनाथगढ़ है, 1055 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उड़िया का पठार है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर है। और दूसरा सबसे ऊंचा पठार है आबू का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका मिलान करना है, एक तरफ चोटियां दी गई है और दूसरी तरफ इनकी ऊंचाई दी है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी 1055 मीटर है। शेर राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी 1597 मीटर है। डोरा पर्वत की बात करें तो जालोर में है 669 किलोमीटर है, और गुगुंदा 840 किलोमीटर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज थोड़ा सा ग्लिच हो गया था क्योंकि लाइव सेशन में जो आपका टेबलेट था ना हमारा, वो भी मतलब सही से काम नहीं कर रहा था, और लाइव में जो मतलब फ़ोन जो टैबलेट होती है उसे हॉरिजेंटल मोड में करते हैं तो वो वर्टिकल मोड में आ रहा था, जैसे इस तरीके से आ रहा था, यानी इस तरीके से ये दिखाई दे रहा था लाइव में, और ये इस तरीके से दिखाई देना चाहिए था। तो इस तरीके से वो सारा सिस्टम आज लाइव का ख़राब हो गया था, तो इसलिए ये वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं ऑफलाइन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। परसों हम मिलेंगे लाइव के साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और एलडीसी और सीटी एग्ज़ाम के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की, और प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।